आप देख रहे हैं बियानी टीवी, बात में दम है। तो मैं दिलीप कुमार की एक बार बायोग्राफी पढ़ रहा था तो उसमें ऊपर लिखा हुआ था कि जरा नजर से नजर मिले तो आदाब कहूँ, जरा नजर से नजर मिले तो आदाब कहूँ, चेहरे से चेहरे मिले तो सलाम कहूँ। बहुत बड़ी दास्तां है दोस्तों, मुझसे फैसला नहीं होता। आप ही बताओ कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ तमाम करूँ। मैं कुछ और शुरू करूं उससे पहले जो संजय जी ने आपको बात कही, माफ करना, इससे मुझे गालिब का एक बहुत अच्छा शेर याद आ रहा है। जब उनके आखिरी दौर चल रहा था और गालिब का पता होगा कि वो शराब कुछ ज़्यादा पीते थे, तो आखिरी दौर में जब अकेले थे, तन्हा थे, तो उनसे पूछा कि ज़िंदगी कैसी चल रही है। तो उन्होंने कहा कि मैंने ज़िंदगी को इस तरह से आसान कर लिया, कुछ को माफ़ कर दिया, उससे माफ़ी मांगी। ये बात सही है कि जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। अभी फॉर्मल डिस्कशन, इनफॉर्मल डिस्कशन हमारा हो रहा था, तो संजय जी ने कहा कि आप इतने नेगेटिव माहौल में रह के पॉजिटिव एनर्जी कैसे रख लेते हैं। इट्स बिग क्वेश्चन। और अक्सर देखते हैं कि जब आप जिस वर्क, जहां आप काम करते हो, जिस कल्चर में आप काम करते हो, वो बोझ आप साथ ले जाते हो, घर पे ले जाते हो, और घर पे फिर वो आपका जो रिफ्लेक्शन है वो बच्चों पे होता है, वाइफ पे होता है, पड़ोस में होता है। तो मैंने सिंपली इनको यही कहा कि जब शाम को जाते हैं तब सारा झड़का के जाते हैं। जैसे शर्ट को झड़का दिया, हिला के वापस पहन लिया, इसका मतलब जो बोझ था वो सारा उतार दिया। वहीं आपको जो भी आप काम करते हो उसको लगन और रुचि से करिए, उसको आप अपने व्यक्तिगत लाइफ में रिफ्लेक्ट मत होने दीजिए, तो आपकी जिंदगी बहुत आसान होगी। जैसा आप मेरे गार्जियन हैं और बहुत पुराना इनका अनुभव है, बहुत कुछ सीखा है हमने इन बुजुर्गों से, और आप जो बात कहते हैं प्रत्येक बात में बहुत वजन होता है। पहले हम भी बच्चे थे, लेकिन अब शायद हमें भी काफ़ी अनुभव हो गया। 25 ईयर्स ऑफ सर्विस मेरी हो चुकी थी और 1994 में मैंने एजाजकी ज्वाइन किया था, और अब मैं आप पहुँच करके IPS में सिलेक्शन भी हो गया। जस्ट फॉर समडे इट विल बी नोटिफाइड। तो लंबा अनुभव देखते देखते हो गया। तो इस दौरान जो बहुत सारी चीज़ें देखी, जो कानून में हम पढ़ते हैं और एक्चुअली जो लागू करते हैं, आप लॉ के स्टूडेंट्स हैं, क्रिमिनल लॉ जस्टिस सिस्टम, क्रिमिनल लॉ जस्टिस सिस्टम के मैं बेसिकली चार पार्ट समझता हूँ। तो सबसे पहले तो पुलिस आती है। किसी के साथ कोई घटना हो गई, कोई दुख पड़ गया, वैसे तो कहते हैं कि पुलिस वालों से दूर रहना ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन जब प्रॉब्लम आती है, जब या तो खुदा याद आता है, ईश्वर याद आता है, या फिर पुलिस वाला याद आता है। तो देखिए आप कितनी बड़ी अहमियत है, इतनी बड़ी अहमियत है। और अभी NCC के बच्चे छोटे छोटे कहते कि पिक्चर खिंचवाएंगे आपके साथ में, तो एक इमेज बनती है। हम भी आपकी तरह से स्टूडेंट थे, पढ़ रहे थे, तो हमारे दिमाग में इमेज थी कि वर्दी होगी और लाइट होगा, स्टाफ होंगे, डंडा होगा, और कितना रुतबा होगा, किस तरह से होगा। अभी जैसा आप कह रहे थे कि मैं लॉ के प्योर नहीं जा सकता, उन्होंने कहा कि तेरे को पिटाई खानी पड़ेगी, मैं जैसा हूं में होता तो मेरे पास भेज देते। आप तो नहीं जा सकते, लेकिन हम जो है, हम सुनने के साथ साथ हाथों से भी एक्शन करते हैं। तो मैं आपको कह रहा हूं कि जब आपका इतना इंपॉर्टेंट और आपको एक जगह मिली है कि आपको ईश्वर के बाद दुख में आपको याद करता है, तो आप सोचिए कि कितना न्याय आप कर सकते हैं। और मैं ये कहता हूं कि इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सबसे पहले पुलिस आती है, उसके बाद में उसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके कोर्ट में पेश होती है, और सारी प्रोसेस उसी फाइल पे चलती है। वकील भी उसी पे दलील देता है, पुलिस ने ये किया, पुलिस ने ये किया, पुलिस ने ये किया, विपक्ष में कहता है पुलिस ने ये नहीं किया, पुलिस ने ये नहीं किया, पुलिस ने ये नहीं किया, और लास्ट में जज साहब फैसला देते पुलिस ने ये सही किया, न्याय किया, तो उसको सजा दी, सही नहीं किया तो बरी कर दिया। अगर मैं गलत हूं तो हर पार्ट, तो इसमें दो सिस्टम,
आपका जुडिशियल सिस्टम, उसके साथ साथ प्रोसिक्यूशन जो केस को पेश करता है, और फिर चौथा पार्ट आता है सुधार का, करेक्शन का, दैट इज जेल। जस्टिस तब मिला, आपने जेल भेज दिया, लेकिन जेल से भी बैठा बैठा, और अगर हमारी ऐसी अथॉरिटीज है, वहां बैठा बैठा भी नेटवर्क चला रहा है, वहां बैठा बैठा भी गैंग चला रहा है, वहां बैठा बैठा भी फोन से आपको धमकियां दे रहा है, वहां बैठा बैठा भी गलत काम कर रहा है, तो फिर जस्टिस कहां हुआ? सब कुछ करने के बाद में लास्ट पॉइंट पे भी जस्टिस की डिलीवरी नहीं हुई। तो चारों पार्ट आपके मिल करके एक पीड़ित पक्ष को, समाज को बहुत अच्छा न्याय दे सकते हैं। इसमें कोई सी भी कड़ी कमजोर हुई, वही न्याय आपका खत्म हो। तो मैं कह रहा था कि पहली कड़ी में जहां आपको सबसे पहले जब पीड़ा होती है, मुझे पता है रात को 2 बजे भी, रात को 12 बजे भी, रात को 1 बजे भी लोग फोन करते हैं जब मुसीबत आती है, और उस समय उसको क्या रिएक्शन, क्या जस्टिस हम दे सकते हैं? सबसे पहला जस्टिस हुआ है। और अपन सब देखते हैं केस दर्ज तो बाद में होता है, बहुत सारे मामलों में बिना दर्ज हुए ही पुलिस ही न्याय दे सकती है, और बहुत सारे मामलों में जो अच्छे ऑफिसर्स हैं, जो पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, वो न्याय देते हैं। जैसे फैमिली मैटर्स में तो आजकल ये लॉ बना दिया कि पहले पुलिस में जब बात आती है तो केस रजिस्टर नहीं किया जाए और उसमें कंसल्टेशन किया जाए, ताकि परिवार टूटने से बच जाए। तो ये आपका फर्स्ट स्टेज है। तो आप जब कोर्ट में चले गए तो फिर दिस इज अनफॉर्चुनेट, जैसा वो कह रहे थे, और वो जो पिक्चर का डायलॉग जैसा होता है कि तारीख पे तारीख पे तारीख पे तारीख, उसको आपको दूर करने के लिए जैसा आपने कहा बिल्कुल सही है। लेकिन आज जो वर्तमान हालत है वो ये है कि अगर छोटा सा मामला भी आपके खिलाफ दर्ज हो गया, 341, 323 में चालान हो गया, जिसमें मेरे ख्याल से सजा तो रेयरली मिलती है, कुछ जुर्माने की सजा मिलती है, क्योंकि उनका फैसला होता 20 साल बाद। तो 20 साल में सब जनरेशन बदल गई। अगर 20 साल पहले कोई झगड़ा हुआ था, बच्चा पैदा हुआ था, वो बच्चा 21 साल का हो गया, एडल्ट हो गया, लेकिन उस केस का निर्णय नहीं हुआ, फिर क्या मिला आपको? 500 रुपए सजा, या आपको माफ कर दिया गया या बरी कर दिया गया, लेकिन उसको सबसे बड़ी सजा मिल चुकी, दोनों को मिल गई, पीड़ित पक्ष को भी और जो पक्षकार बना और पक्ष प्रतिपक्ष दोनों को मिल गई। 20 साल तक आप कोर्ट में चक्कर लगा रहे, और जब कोर्ट में जाते हालात क्या, वकील साहब कहते हैं जा 2 तो चाय लिया, जाकर ले दीजिए, ठीक है साहब। फिर कहते हैं साहब आज तारीख लेनी है, अरे वो तारीख लेनी है तो रीडर साहब को देने 100 रुपए और दे। तो आपके कोर्ट में जाने मात्र से 200-250 रुपए उसके खर्च हो गए, नथिंग, न बहस हुई, न गवाह हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब बताइए साहब, दोनों पक्ष जा रहे हैं, तो 20 साल तक अल्टीमेटली आपको क्या मिला? तो आप तो सही कह रहे हैं, जज साहब ने फरमाया जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आप यंग जनरेशन है, दिल में आपके थोड़ा सा जज्बा, थोड़ी सी आग होनी चाहिए कि नहीं हमें इसको खत्म करना है। अगर आप भी उस सिस्टम में जाके ढल गए तो फिर सिस्टम कैसे बदलेगा? हमने अगर ये ढाल लिया कि नहीं ये तो ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलता है, तो फिर सिस्टम बदलेगा। और सिस्टम को बदलना है तो फिर अंदर की जो आग है उसको जिंदा रखना है, और उस आग को जिंदा रखोगे तो डेफिनेटली आपकी जो चिंगारी है वो कहीं न कहीं बहुत बड़ी रोशनी बन जाएगी। यंग जनरेशन की बहुत रिक्वायरमेंट है, लॉ में भी है, पुलिस में भी है, हर जगह, क्योंकि आजकल सिस्टम सारा बदल गया। न्याय आपको एक बहुत अच्छी बात है कि इंस्टीट्यूट आपको बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में आपको, लेकिन उसके बावजूद भी न्याय का भंडार आपके घर तक आ चुका है, आपके बटन के नीचे आ गया है पूरा ज्ञान का। ज्ञान आपके पास है, बटन आपको दबाने की जरूरत है, सब कुछ आपके सामने है। इसके लिए आपको क्या चाहिए? टेक्नोलॉजी। आपको टेक्नो फ्रेंडली होना पड़ेगा। जैसे लॉ में वकीलों की हालत है, जजेस की हालत है, वैसे उससे भी बुरी हालत हमारी पुलिस ऑफिसर्स की। अभी जज साहब कह रहे थे कि वे लोग कहते हैं कि आजा कहाँ इस टेक्निकल सिस्टम में कहाँ लगा दिया अफसर साहब को। मैं आपको बताऊं, मैं बहुत सिंपल एक आर्ट्स का स्टूडेंट था, बहुत ही सामान्य घर से, जैसा आप बहुत अच्छे से जानते हैं, घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं था। तो
मैं एक ऐसे ही IAS ऑफिसर थे जो नए नए बने थे, तो मुझे शुरू से डिबेट बोलने का बहुत शौक था। स्टेज पे हमेशा मेरे ख्याल फर्स्ट सेकंड रहते ट्रॉफी लेके आते थे। तो हम एक चूरू कॉलेज में, लोहिया कॉलेज में डिबेट बोलने गए। एक मेरे साथ लड़की थी, तो वो हमेशा पक्ष में बोलती थी, मैं हमेशा विपक्ष में ही बोलता था। तो हम वो जीत बोले और जीत के ट्रॉफी ले आए। तो वहाँ एक IAS ऑफिसर थे, वो थोड़ा सा इंप्रेस हुए, कहा लड़का ठीक लग रहा है। उसने कहा तू खाना दोपहर मेरे साथ खाना। मैंने कहा बहुत नेकी और पूछ के मुझे वो बहुत अच्छा लगे। तो उनसे मैंने पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे भी IAS बनना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप पढ़ाई करो, बैकग्राउंड सब पॉसिबल। मैंने कहा कि आगे पढ़ने के लिए मेरे पास तो बहुत कुछ सामान नहीं है, मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है, घर वालों के पास ये पोजीशन नहीं है कि मुझे आगे बढ़ा सके, तो आप बताओ मुझे क्या कैसे पढ़ूंगा। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, आप अलीगढ़ है वहाँ यूनिवर्सिटी में चले जाओ, और बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं और बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट है, दोनों तरह का माहौल है वहाँ। अगर गंदगी में पड़ गए तो गंदे हो जाओगे, और अपने आप को बचाए रखोगे, पढ़ोगे, तो आपको पैसे की जरूरत भी नहीं, आप कामयाब हो जाओगे। मैं ग्रेजुएशन के बाद वहाँ फॉर्म भरा, मेरे पास इंटीमेशन आ गया कि आपका एडमिशन हो गया। अब आप देखिए कि हिंदी मीडियम में स्टूडेंट गया और इंग्लिश मीडियम में चला गया। और लकीली मैं मेरी स्कूल में भी जब पढ़ता था तब भी ठीक था, राजस्थान बोर्ड में भी मेरी वैसे 11th पोजीशन थी। लेकिन हिंदी मीडियम से इंग्लिश में गया तो मैं पिछड़ने लग गया। मैंने कहा ये क्या हो गया, हम तो पिछड़ने लगे इसमें। जो आदमी अव्वल रहने वाला है वो अगर पिछड़ने लगता है तो उसको भी बहुत बुरा लगता है कि मैं सेकंड में थर्ड कैसे रह सकता हूँ। और उसकी वजह थी मीडियम। हमने कहा कुछ नहीं, इसको भी पार करेंगे। तो पीजी में 6 सेमेस्टर होते हैं, फर्स्ट में पिछड़े, सेकंड में थोड़ा ऊपर आए, थर्ड में फिर ऊपर आए, और छठे में आई वाज द टॉपर ऑफ द यूनिवर्सिटी। और जहां मैंने एमए कंप्लीट किया उससे साथ साथ मेरे साथ 3 ऑप्शन थे। मैंने नेट क्वालिफाई कर लिया, तो यूनिवर्सिटी ने कहा कि आप यही लेक्चरशिप ज्वाइन कर लो। फिर मैं यहाँ पॉलिटिकल साइंस यहाँ विभाग में मैडम वासफा जी थी, के बाद जाता आता रहता था। उन्होंने कहा नहीं पीएचडी आप मेरे अंडर में करो, आपको नेट क्वालिफाई कर लिया, आपको यहीं लगवा दूंगी। उन्होंने मुझे महारानी कॉलेज में टेम्पररी लेक्चरशिप का अपॉइंटमेंट दे दिया। आप देखिए मेरी, और उसके 8 दिन बाद मेरा आरपीएस में सिलेक्शन हो गया। और इधर आईएएस का एग्जाम दिया हुआ था, उसका सिलेक्शन है, उसमें मेरा लाइट में सिलेक्शन हो गया। जो इंडियन फोर्सेस सर्विसेज के साथ बात मैंने ज्वाइन नहीं किया। अब मेरे कहने को जिस साल मैंने एमए किया उस साल मेरे सामने मैंने यूनिवर्सिटी भी टॉप कर दिया, जॉब के मेरे पास 3 ऑप्शन मेरे सामने थे। और मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, मैं कोई अपने वो नहीं, मैं इसलिए आपको कहना चाहता हूँ कि एक बहुत ही फॉर्मल फैमिली से, जैसा आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जिस घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं, जो पढ़ने के लिए कहते थे कहेगा कहीं कोई टाइम वेस्ट कर रहा है, खेत का काम करो, घर का काम करो, बहुत सामान्य से किसान, उससे निकल के मेरे कहने का मतलब आपका जज्बा होना चाहिए। वो अब्राहम लिंकन को किसी ने पूछा कि अब अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं होते तो क्या करते, उसने कहा ये तो मुझे पता नहीं मैं क्या करता, लेकिन मैं अगर झाड़ू भी निकालता ना तो मैं 1 नंबर का झाड़ू निकालने वाला होता। तो आप लो पढ़ रहे हैं, अब आपका फेट कहां है, आपका भविष्य कहां ले जाता है, ये तो भविष्य बताएगा, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। लेकिन आप जो भी काम करें उसको इतने डेडिकेशन से करें कि झाड़ू भी निकाले तो कोई कहेगी यार क्या झाड़ू निकाला, उसको बुलाओ। तो ये आपकी इंपॉर्टेंस है। अब मैं आपको बताऊं, साहब ने कहा कि तो मैं टेक्निकल चीज हूं, मैं आप बात उससे शुरू किया था कि बिल्कुल आर्ट्स के स्टूडेंट, और उस जमाने में तो कोई कंप्यूटर भी नहीं होते थे। 2005 में मेरा प्रमोशन हुआ एडिशनल एसपी से, तो हमारे डीजीपी थे मिस्टर ईएस गिल, बहुत स्ट्रांग और बहुत अच्छे अफसर थे। तो उन्होंने मुझे बुला के कहा कि तेरे को एक अलग से विंग बना के उसका हमने हेड बनाया, एसओजी, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप। दैट आई वाज द फर्स्ट हेड ऑफ दैट ग्रुप। तो आप देखिए उसमें कुछ नहीं था, जीरो था, जीरो से हमने शुरू किया और ने कहा कि हम इसको ऐसा बनाना चाहते हैं कि क्राइम ब्रांच बॉम्बे और दिल्ली जैसी हो और आपकी बहुत फास्ट हो, ऐसा राजस्थान जैसी लिखाती वो चीज़ नहीं। हमने उसको शुरू किया और उसको इतना आगे ले गए, 2 साल में हमने उसी एसओजी से नेशनल कितने सारे केसेस खोले वो तो छोड़िया, इंटरनेशनल लेवल पे 2 रिवॉर्ड लिए। एक बहुत बड़ा
में हमने ऑपरेशन किया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का था, जो सरिस्का और रणथंभौर से जो बावरी गैंग थी वो टाइगर्स को पॉचिंग करके और खाल ले जाके भेजती थी। तो नेपाल बॉर्डर से हमने 32 उसकी खालें पकड़ी और पूरा सामान पकड़ा, 32 टाइगर्स। तो उसके लिए यूनेस्को ने रिवॉर्ड किया, यूनेस्को ने। एक राजस्थान पुलिस वगैरह भी सबने उस समय भी ये कहा कि कहाँ लगा ये क्या है सोची फील्ड में वहाँ एडिशनल एसपी होते, किसी को पकड़ते हैं, किसी को धकेलते हैं, 20 काम करते। तो एवरीबॉडी केम टू नो यार तो बहुत जबरदस्त। और फिर वो ऐसा इस लेवल पे पहुंची कि हमने वहां इतना जबरदस्त किया, फिर साइबर क्राइम पे इतना जबरदस्त काम शुरू किया कि एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा था एटीएम से, क्रेडिट कार्ड से। और उस दिनों में तो शुरू ही हुआ था, 2006 की बात बता रहा हूँ। हमने उस पर वर्क शुरू किया। सीबीआई के पास केसेस पेंडिंग पड़े हुए थे, लेकिन कोई का ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा था कि इसको कैसे करें। राजस्थान पुलिस के पास में यहाँ सोडाला विजयपुरी में 2-4 केसेस पड़े हुए थे कि साहब हमारा तो क्रेडिट कार्ड था, हमने तो यूज ही नहीं किया, इसमें से परचेजिंग कैसे होगी। विदेशी लोगों की बहुत सारी शिकायतें इंटरपोल के थ्रू आई हुई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पड़ी हुई थी कि साहब हमारा फॉरेनर यहाँ आया, टूरिस्ट यहाँ घूम के वापस गया और जाने के बाद उसका पैसा निकल गया। अब उसका कोई समझ में नहीं आ रहा था। हमने उसको वर्क शुरू किया 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। हम तो बिल्कुल जीरो थे उसमें। और यू विल वंडर कि राजस्थान पुलिस और हम उसमें पहले वो आदमी थे, इसको ब्रेक थ्रू किया और हमने 60 लोगों को पकड़ा, 60%। और इंटरनेशनल ग्रुप था, इंटरनेशनल फ्रॉड करने वालों का पूरा रैकेट था। कैलिफोर्निया से स्टार्ट होता और 1 फ्रॉम बैंकॉक, थाईलैंड से। उन दोनों नेटवर्क को भी हमने पकड़ा इंटरपोल की मदद से। और 800 ऐसे कार्ड पकड़े, 800 कार्ड जो उसमें 90% फॉरेनर्स के थे, उनसे स्कैम पूरा हुआ। तो $3 बिलियन का फ्रॉड था बैंक के साथ। तो जिसके लिए फिर मैं प्रेजेंट करने गया सिंगापुर में केस, उसमें भी बेस्ट डिटेक्शन केस ऑफ द वर्ल्ड। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं तो साइबर क्राइम के बारे में, कंप्यूटर के बारे में जीरो था, कुछ नहीं जानता था। मुझे तो कंप्यूटर कभी मैंने देखा ही नहीं जिंदगी में। फर्स्ट टाइम जब मैंने एसओजी ज्वाइन किया 2005 में, उस समय मैंने कंप्यूटर को हाथ में लिया, लैपटॉप को हाथ में लिया और आज मैं उसकी सारी मैकेनिज्म क्या बहुत आगे। जब इंजीनियर्स भी मेरे से बात करते हुए, टेक्नोक्रेट्स भी जो घबराते हैं, 10 तरह की बातें उससे उस पर निकाल लेता हूँ। इसमें ये एप्लीकेशन डाल दीजिए, इसमें ये डाल दीजिए, इसमें ये कर दीजिए, इसमें वो कर दीजिए। तो इसका मतलब ये है कि नॉलेज आप कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, जिस फील्ड में भी जाओ, जहां भी जाओ आप। ये इसकी कोई बाधा नहीं है कि आप क्लासरूम में आपको पढ़ाया जा रहा है उसी से आप नॉलेज दोगे, लेकिन इसके लिए आपका डेडिकेशन, आपका खुद की ख्वाहिश कि मुझे ये करना है। अब मैं फिर वो डीजीपी ने कहा कि अभी नोटिफिकेशन में टाइम लग रहा है, कुछ दिन में बन जाओगे, तो कुछ इसको कंट्रोल, एक गवर्नमेंट ने शुरू किया अभय कमांड सिस्टम। अभय कमांड का मतलब ये कि भाई आप ऐसा कमांड सेंटर आपका शुरू इस्टेब्लिश हो जिससे पूरा शहर जो है वो अभय हो गए सोए। और अब उसकी जो शुरुआत अब हमने देखा उसको महीने भर में, तो यहाँ भी करने के लिए बहुत कुछ है। और अब हम जो इसको करने जा रहे हैं, मेरे ख्याल से शहर की कोई गली, शहर का कोई मोहल्ला ऐसा नहीं होगा जिसको हम वहां बैठे बैठे नहीं देख सकते। अभी 600 कैमरास लगे हुए हैं, जो 6000 और लगाने जा रहे हैं, जो महीने 2 महीने में लग जाएंगे। तो 6000 और लगने के बाद में शहर का कोई मोहल्ला, कोई गली ऐसी नहीं होगी जो उसकी पकड़ में नहीं होगी। कहाँ क्या हो रहा है आज भी बताने लगे कि आप वहां से हम देते हैं ब्रेड देके कैमरा ऑब्जर्वेशन करके कि आप उस गली में जाइए, उस मोहल्ले में जाइए, देखिए वहां शराब पी के उत्पाद कर रहे हैं, देखिए वहां लड़कियों के साथ छेड़छाड़ हो रही है, देखिए आप वहां जाके इसको ठीक करिए, वहां लड़कियों के कॉलेज है उसके सामने देखिए आप 10 लड़के खड़े हुए, कितने बड़ी उपयोगिता। उसके साथ साथ हमने जितने व्हीकल्स हैं पुलिस के, करीब 300 व्हीकल्स हैं, उन सब पे जीपीएस सिस्टम लगा दिया। ठीक है, उनकी एक लोकेशन आ रही है और उसको ऑटोमेटिक कर दिया। उसके साथ में उसके सभी व्हीकल्स पे हाई डेफिनेशन कैमरे लगा दिए बाहर। तो हाई डेफिनेशन कैमरा क्या करता है कि जैसे बियानी कॉलेज में प्रॉब्लम, वहां आया, हमारी गाड़ी खड़ी, आपको दिख रहा गाड़ी है, लेकिन आपकी कॉलेज का सारी एक्टिविटी वहां से उस हाई डेफिनेशन से हम वहां बैठे बैठे मॉनिटर कर रहे हैं। कल हमने सबसे पहले शुरू किया, हमने कहा इसको शुरू करते हैं। कल वो तिरंगा यात्रा लग रही थी,
तो हमने हमारे पास आए पड़े थे, वो कह रहे यूटिलिटी नहीं है, लोग फ्रेंडली नहीं है। 3 ड्रोन्स पड़े हुए थे, हमने कल पहला उसको उपयोग लिया कि तिरंगा यात्रा को ऊपर उड़ाइए, ऊपर उड़ाया उसको। मॉनिटरिंग हम कंट्रोल अभय कमांड से कर रहे हैं। अब आप देखिए आपकी एक एक चीज, मतलब आप प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग अगर हो रही है तो 2 गली दूर अगर कोई छत पे खड़ा होकर बदमाशी भी कर रहा है तो ड्रोन से हम सब कैप्चर कर रहे हैं। तो हुए ना आप अभय। बहुत सारी चीजें करने के लिए इतना सारा है, कोई भी चीज कोई भी फील्ड बेकार नहीं है। शर्त इतनी सी है कि बियानी साहब कह रहे थे आप जो है उसको मन लगा के करेंगे तो थकेंगे नहीं, और मन नहीं लगेगा तो बोलेगा यार 6 कब बजे, अभी तो 6:45 बजे, 15 मिनट भी बहुत भारी लगेगा। अदरवाइज काम करते हो, अरे यार 10 बज गए, फिर रात को 10 बज के 6 बजे जाना था, फिर अरे यार 10 बज गए, फोन आ रहे बच्चों से करके कि साहब जल्दी आओ ना, खाना ठंडा हो रहा है, कब खाओगे, अच्छा जी आ रहे। ये आप में होनी चाहिए, ये होंगे तब परफेक्ट है। अदरवाइज फिर आप क्लिनिकल बन जाएंगे। अच्छा 10 बज गई, अरे यार पहुंचना है तो 10:30 पहुंच रहे हैं, वहां तक तो ठीक है, और जब वापस जाना है तब आप आधा घंटा एक्स्ट्रा क्यों नहीं देते? वो इसलिए नहीं देते कि आप उस चीज में इन्वॉल्व नहीं, आप उसको इसलिए कर रहे हैं कि मुझे करना है। तो मैं कह रहा हूं जब आपको बेटी तो वैसे ही देना है। जब मैं टीचर्स को कई बार कहता हूं कि आप जब स्कूल में आ गए तो फिर पढ़ाते क्यों नहीं हो? माना कि आप स्कूल में नहीं आए, आपने छुट्टी ले ली, आज आपने डॉक्टर साहब कह दिया कि आज मैं नहीं आऊंगा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, आज मूड नहीं है, दैट्स ओके। लेकिन कॉलेज में आ गए, उसके बाद में लाइब्रेरी रूम में आप अपने चैम्बर बैठ के अगर गप मार रहे हो, बेसिकली सरकारी कॉलेज की बात आती है, प्राइवेट में तो खैर आपका मैनेजमेंट बहुत ठीक रहता है, लेकिन सरकारी कॉलेजेस में मैंने कहा जब यहाँ आ गए उसके बाद आप अखबार पढ़ते रहते हो, गप मारते रहते हो, तो आपको टाइम तो वैसे ही क्लियर कर रहे हो। आप जब आएंगे तो जो हमारे पास है कम से कम उसको डिलीवर तो करो। तो ये आपका एप्टीट्यूड है, आप किस चीज को कैसे देखोगे वैसे ही आप उस चीज को देखो और वैसे ही आप बन जाओ। द सीक्रेट पढ़ा होगा आप लोगों ने, पढ़ा है? डंडाबन का मूवी भी बन गई है, हिंदी में भी बुक आ गई। मैंने इसको 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, शायद पहली बुक है जिसको 3 बार पढ़ा हुआ, क्योंकि 1 बार पढ़ने के बाद में 99% तो तैयार हो जाता है कि वो सब चीज़ ध्यान में रहती है, लेकिन इसको मैंने 3 बार पढ़ा। वास्तव में बहुत अच्छी बुक कि आप जैसा सोचते हो वैसा बन जाते हैं। पूरी हिंदू माइथोलॉजी इसी पे है, आत्मज्ञान। हम अपने बारे में जान जाएं और हम जैसे सोचने लग जाएं वैसे ही आप बन जाते हो। कुरान भी ये कहता है कि हमने आपको, बंदे को पैदा कर दिया, आपको अच्छे और बुरे की कुव्वत दे दी। यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट्स गुड और व्हाट्स बैड, अब इट्स अप टू यू। अब आपके ऊपर है कि आप क्या बनना चाहते हैं। आप अगर बुरे वाले रास्ते में जाओगे, हमने कह दिया ये बुरा रास्ता है, फिर भी आप उसमें जाओगे तो बुरा ही बनोगे, और हमने कह दिया ये रास्ते में जाओगे तो बहुत अच्छे हो, कामयाब बनोगे, आपने वो चूज कर लिया तो आप कामयाब बनोगे। तो जैसा सोचोगे आप वैसे बन जाओगे। उसमें बड़ा एक जबरदस्त लिखा हुआ है कि साहब आपके पास पैसे नहीं है और आपको लग रहा कि मैं क्या करूं, पैसे नहीं है, तो आप चेक काटने का एक्सरसाइज करिए। कागज पे काटते नहीं, चेक काटो, सिग्नेचर कर रहा, तो एक दिन आपके पास चेक्स आने लग जाए। ये पॉजिटिव फीलिंग की बात है कि पड़ोसी के पास में गाड़ी है और मैंने कहा यार इसके पास गाड़ी क्यों है, इसके पास क्यों, मेरे पास क्यों नहीं, ये वो। तो प्रकृति आपकी कौन सी वेव्स पकड़ती है, क्या इसको गाड़ी पसंद नहीं, और आप कहेंगे वाह यार बहुत अच्छी गाड़ी है, तो कितनी अच्छी गाड़ी है, लग्जरियस गाड़ी है, अच्छा क्या है यार, आपके इसका मतलब प्रकृति आपकी वेव्स पकड़ती है, यू लाइक दिस व्हीकल, और एक दिन वो गाड़ी आपके पास आएगी। ये बिल्कुल ये आपने, मैंने इसको पर्सनल जिंदगी में बहुत मैंने इसको महसूस किया है। इंट्यूशन जिसको आप कहते हो, मैंने फिर इसमें आगे अपनी रिसर्च की कि व्हाट इज इंट्यूशन। आप जैसे मैं बहुत बार ऐसा होता है कि यार आज तो फला आदमी आना चाहिए, आज तो मोबाइल का जमाना हो गया, आज तो बात भी हो जाती है, सब हो जाती है, लेकिन पहले यार वो आदमी आना चाहिए, और पता चले कि सुबह तो शाम को या सुबह वो आ जाता था। ये इंट्यूशन, ये क्या है? ये आपकी वेव्स, आप जो सोचते हो वो वेव्स ब्रह्मांड में जाती है। ये तो साइंस ने भी प्रूव कर दिया कि आपकी वेव्स जो है, और है कि हम जो बोल रहे हैं, यहां बैठ रहे हैं, यहां से आपका
वीडियो मॉनिटरिंग अमेरिका में हो सकता है, वहां देख रहे लोग, देख सकते हो इजीली। अब आपके ऐसे रोबोट्स आ रहे हैं, आप मन में क्या सोच रहे हो उसको समझ लेता है और अकॉर्डिंगली काम कर लेगा। एक मूवी देखी थी लव 2020 ऐसे कुछ थी, या 2050 ऐसे कुछ थी, बहुत पहले देखी थी, 8-10 साल पहले। तो उसमें यही है, वो हीरोइन बैठी बैठी उठती है, सोचती है मन में, तो रोबोट कॉफी ले आता है और वो सोचती है सामने देख कर वो रोबोट आके झाड़ू लगाने लग जाता है। तो आपकी वेव्स की बात अब सही भी साबित हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम पे जो अभी चल रहा है, जो रोबोटिक्स का विकास हुआ है, उसमें आप बिल्कुल सही है। तो वेव्स आपकी है, दैट इज एनर्जी, और वो कम्युनिकेट होती है। तो आप जो सोचते हो, अगर पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव एनर्जी ऊपर जाएगी, और नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव जाएगी, और वो ऊपर जाकर के अपने जैसी तरंगे ढूंढती है। ठीक है साहब, तो पॉजिटिव मिले, पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव लौट के आएगा आपके पास, और नेगेटिव गया, नेगेटिव ढूंढेगा। इसको फिर मैंने आगे और देखा कि यस, शेक्सपियर ने हैमिल्टन में शायद कहा, हैमिल्टन में नॉवेल में, मैं बोल रहा हूँ अभी 2-3 नॉवेल्स मैंने पढ़े उनके कौन से पे, लेकिन वो एक बात बहुत जबरदस्त कहता है कि मिजरी इज कमिंग बटालियंस। समझे आप, कि जब तकलीफ आती है, दुख आता है, तो सिंगल नहीं आता, बटालियन की शेप में आता है। बटालियन में हजारों लोग होते हैं। ऐसा क्यों होता है? मैंने इसको इसमें टालने की कोशिश की। यस, जब हमारे साथ एक तकलीफ आ जाती है तो हम बहुत रोते हैं, बहुत गिड़गिड़ाते हैं, मेरे साथ ही क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो गया, और बहुत उसको इतना ढूंढ कराई करते हैं। तो प्रकृति आपकी क्या क्या पकड़ती है? यस, ही लाइक्स इट। तो आपकी सेकंड मिजरी आ जाती है, और सेकंड निपटी थी, थर्ड आ जाती है। तो मिजरीज कमिंग बटालियंस, ये भी रेडाबन की इसी से मिलता है कि आप जैसा सोचते हो वैसा आप हो जाते हो। जैसी वेव्स आपके ऊपर जाती है वैसी लौट के वापस आती है। तो मेरा तो ये कहना है कि आज से आप ये सोच लोगे कि मुझे तो जज बनना है, तो फैसले लिखने की प्रैक्टिस करो कि ऐसा मामला आ गया और बेटा मेरे पास दोनों पक्ष सुना, और मैंने इसको सुना, अब फैसला लिख रहे हो बैठे। तो शायद प्रकृति आपको यही, आपकी वेव्स पकड़ेगी, आपको ये बहुत अच्छा, बहुत पसंद है, फैसला लिखने वाले बन जाओ, और आपको लगेगा नहीं मुझे बहुत अच्छा वकील बनना है, तो आप म्यूट कोर्स भी लगाते हो, आप बहुत सारी चीजें कराते हो, आप अपनी चीजें पेश करने की कोशिश करो कि कैसे आप बेटर वे में पेश कर सकते हो। मतलब ये भी एक बहुत बड़ी कला है कि आपके पास में घर में सामान तो बहुत कुछ है, सब कुछ है, लेकिन मेहमान आ गया तो उसके लिए सारे सामान को कैसे कैसे इकट्ठा करके बना के पेश कैसे करो, ये भी बड़ी बात है। तो सब कुछ किसके पास नहीं है, लेकिन उसी चीज को आप कैसे परोसते, कैसे, नॉलेज तो सभी ले रहे हैं, इसलिए ये भी कला अडॉप्ट करो आप, बोलने की प्रैक्टिस की, और ये अभी बन जाएगी। मैं आपको कह रहा हूं कि आज जैसा आप कह रहे थे कि जजेस को बोलने का काम है, पुलिस ऑफिसर्स भी नहीं बोलते हैं, लेकिन मेरा अपना कई बार जज साहब के साथ कई बार स्टेज शेयर करने का मौका मिला। किसी भी टॉपिक पे अगर बोलना है तो मैं बेझिझक आराम से बोल सकता हूं। क्यों? कि वो बचपन की वो आदत पड़ी हुई है। जब स्टूडेंट थे तब डिबेट्स में इतना पार्टिसिपेट करते थे, और उसके बाद में फिर वो एक स्टेज हो रहा थी कि आपको वही एटेंडेम टॉपिक दे दिया, इसमें बोलिए आप, तो एटेंडेम टॉपिक दे दिया, सबसे पहले ही नंबर आ गया जब तो गए, क्योंकि पढ़ा हुआ था। और अगर सेकंड थर्ड नंबर आ गया ना, फिर उन्हीं में से निकाल लेते पॉइंट, अच्छा ये बोला, इसकी धज्जियां उड़ाई, इसको पक्ष में बोला, इसको काटा, फिर पता चले कि अपना नंबर आ गया। इतना कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए परोसने का, बोलने का, क्योंकि ये आपकी एडवोकेट जो भी है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं तो कहूंगा कि जजेस खैर बोलते नहीं, लेकिन बोलना चाहिए। मेरा ओपिनियन है, जैसा मैं डिफर कि आप सुनते भी हो, लेकिन कई बार बहुत अपसेट जब बोलते हैं तो उसको जवाब भी देना चाहिए कि नहीं, अगर ये आप गलत कह रहे हैं, इट्स रॉन्ग, ताकि आगे बात वो भी समझ जाता है फिर कि नहीं इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, नहीं तो आपका वेस्टेज, इसीलिए वेस्टेज होता है। कई बार मैंने प्रैक्टिकली भी देखा है, वो बोले जा रहे हैं, बहस हो रही है, जैसा ऐसे मुंह बंद, ऐसे आंख बंद के सो जाते हैं। अब वो एक्चुअली नहीं सोचते, वो कह रहे हैं हम सुन रहे हैं, हम तो गंभीर होकर सुन रहे हैं,
अरे घंटों तक चलता है और अक्सर बोलता रहता है। अब उसकी टैक्ट वो क्या एडवोकेट की टैक्टिस भी होती है, ये लोग लंबा कैसे करना है या इन साहब से फैसला नहीं कराना है, तो टैक्टिस चलते हैं। फिर इसको लंबा कैसे करना है, तरह तरह की एप्लीकेशन लगानी है, उस एप्लीकेशन पे इतना सारा जो रेलिवेंट नहीं इररेलिवेंट लॉ पेश करेंगे, बहस किए जा रहे हैं, वो टैक्टिस है। अदरवाइज अप टू मार्क अगर आपको बहस करनी है, सही से करनी है, तो फिर आपको इन सब की जरूरत नहीं है। तो वहां मेरे हिसाब से जजेस को बोलना भी चाहिए, ताकि जस्टिस डिले वाली प्रैक्टिस है इसको कम किया जा सकता है। एक और चीज जो मैंने कहा कि आप प्रोफेशन कुछ भी करिए, लेकिन अगर वकील भी आप बनते हैं तो थोड़ा सा मॉरल एप्टीट्यूड रखिएगा, थोड़ा सा मॉरल एप्टीट्यूड। मैंने पर्सनली महसूस किया है, और बहुत सारे ऐसे एडवोकेट इस शहर में भी हैं जिनकी दिल से हम इज्जत करते हैं। ऐसे एडवोकेट्स हैं जिनको पता चला कि पीड़ित पक्ष है और ये देने में सक्षम नहीं है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ फीस भी वो उसकी एडवोकेट। एक हम जैसा आपको पता है, आपको पता नहीं, हमारे साथ भी बहुत बड़ा कोई हादसा हो गया, साहब से जानते हैं और सारी प्रोसेस से निकले, हमने देखा ऐसे क्रिमिनल एडवोकेट्स जो उसकी प्रैक्टिस करते हैं। यू विल वंडर कि सर, आप फारूक अलवी साहब को मैं नाम लूं, आपको जैसा आप जानते होंगे, और उन्होंने मतलब मुझसे कहा कि मैं आपका इतना रेस्पेक्ट करता हूं साहब, आप समाज को इतना देते हो, मैं एक पैसा नहीं लूंगा, और नहीं दिया था। ऐसे बहुत सारे वकील को एडवोकेट को जानता हूं, तो उससे कमी नहीं पड़ी। जैसे आज मैं नाम दे रहा हूं, उसका 10 आदमी वो भी कहेंगे, तो आपकी पब्लिसिटी भी होगी, और उसकी आपके दिल की जो दुआ निकलती है किसी की, वो बहुत बड़ी चीज है। पैसा तो बहुत मिलता है। आप 5 लाख की जैसा आप कहते हैं राम जेठमलानी, हमने उनको एक बार हायर किया तो 16 लाख रुपए लिए, एक बार अपीयरेंस का, उसी में डेट टल गई। क्यों टल गई? सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे, जाते जाते वो कौ कीचड़ होता, उसमें पांव फंस गया उनका। अब बहुत बड़े एडवोकेट हैं, मैं कोई एडवर्स नहीं कहूँ, बात अपनी मतलब इसकी बात है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं उनकी जगह होता तो मैं कहता यार आज मैं कोर्ट में पहुंच नहीं पाया, इसलिए यार ये आज तो नहीं लूंगा। जब आप अपील नहीं हो पाए, तो ये इतना आप में मोरल कॉन्शियस कम से कम होना चाहिए कि भाई एक गरीब आदमी है, देने की पोजीशन में नहीं है और पीड़ित है, तो मैं उसको ये न्याय तो दे ही सकता हूं कि पहले से ही सताया हुआ, पहले से ही पीड़ित है। और आप अगर उसको और चूसोगे या फिक्स कर लोगे, नहीं मैं तो 1.5 लाख लूंगा, और 1.5 लाख ला के तो देगा, लेकिन वो दिल से कितना परेशान होगा, गिरवी रखेगा, कहीं से मांग के लाएगा, कहीं ब्याज से लेके आएगा। हाँ, आप 1.5 लाख लेते हो, आप 3 लाख ले लीजिए, अगर आदमी सक्षम है वो आपसे पूछेगा ही नहीं, वो नहीं पूछेगा फीस क्या, फीस क्या लूं, हो गए 3 लाख, ये लो 3 लाख। तो वहां आप अपना थोड़ा सा डिफरेंस करना शुरू कर देंगे, तो मेरे ख्याल से आपको सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा, क्योंकि पैसे सब कुछ नहीं है। पैसा, इज्जत, शोहरत, ये शुरू में तो लगता है आपको कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपका स्टेज फिर क्या होता है, वो आपने मैनेजमेंट की थ्योरी पढ़ी होगी ना, आपको वो पढ़ाते होंगे कि सबसे पहले आपको क्या चाहिए, सबसे पहले तो आपको सिक्योरिटी चाहिए कि मुझे सिक्योर हो जाऊं, मैं मेरा जॉब लग जाए, कोई सा भी जॉब लग जाए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने इसको कांस्टेबल बना दिया, आपने टीचर बना दिया, वो सिक्योर हो गया, उसके बाद कहता नहीं यार जयपुर से बाहर तो नहीं जाऊं। अच्छा बार्डवेयर कहाँ लगा दिया साहब? अरे भाई जब लगाया था तो बार्डवेयर की वैकेंसी थी, जब आपने नहीं कहा भी बार्डवेयर तो नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन सिक्योर हो गया तो फिर वो सेकंड कहता है चलो जयपुर लगा दिया साहब, जयपुर जाइए आपको फैमिली। अब साहब थोड़े दिन कमाई वमाई होगी, गाड़ी रोड बंगला घर सब हो गया, उसके बाद क्या उसकी इच्छा हुई, अब समाज में मेरी पूछ हो, लोग मुझे सलाम करें, सैल्यूट करें मुझे। सेल्फ एस्टीम, मैनेजमेंट की थ्योरी में आप पढ़ते होंगे कि सेल्फ एस्टीम, थ्योरी ऑफ सेल्फ एस्टीम, कि आपको एक स्टेज के बाद में आपके पास रोटी होगी, कपड़ा हो गया, मकान हो गया, गाड़ी होगी, सब कुछ हो गया, आप जॉब सिक्योर हो गया, जॉब करने लगे, फिर आप करोगे यार मेरे को कोई पूछता ही नहीं, मेरे पास तो सब कुछ है, मेरे को कोई पूछता ही नहीं, तो फिर आपके अंदर से जगेगी आपको कोई थोड़ी पूछ हो, और वो पूछ वो कैसे होगी पूरी, वो पूरी होगी इसी से, अगर आप मॉरल वैल्यूज अपने साथ रखेंगे,
और लोगों का भला करेंगे तो लोग आपको कहेंगे कि नहीं साहब बहुत अच्छा है। तो आपकी सेल्फ एस्टीम वहां पूरी होगी, और सेल्फ एस्टीम पूरी होने के बाद वो शायद कहता है कि पहले इश्क और फिर खुदा। पहले तो आपका वक्त निकल गया इश्क में, और फिर लास्ट में क्या करते हो आप, खुदा की तरफ उठ जाते हो। समाज को तो कुछ नहीं दिया आपने, इसलिए समाज को साथ साथ देते जाइए आप, और साथ साथ देते रहिए। हैप्पीनेस ऑफ गिविंग, खुशी देख के देखेंगे तो पता चलता है कि देने की भी कितनी खुशी होती है। और जो ऐसा लेने वाला आदमी वास्तव में उसको रिक्वायरमेंट है, वो आप देने का, ऐसा जरूरी नहीं कि आप पैसा ही दो। आप मैंने कहा कि आप अगर उसको अच्छी एडवाइस दे रहे हो तो भी आपने बहुत 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 कुछ उसको दे रहे हो। और अगर आपके पास पैसा है और डीडीएस को दे रहे हैं तो उसका तो कहना ही क्या। तो उससे तो आपको खुशी मिलेगी, उससे आपकी सेल्फ एस्टीम पूरी होगी, और सेल्फ एस्टीम पूरी होगी तो आपका लाइफ का गोल, जो लास्ट स्टेज के लिए आप जब जाते हो, फिर आप मोक्ष की धारणा लेते हो कि अब तो मेरी इस दुनिया से मोह हट जाए, मैं मोक्ष प्राप्त कर लूं। लेकिन अगर माया हमने बेईमानी से कमाई है और उसी में मन लगा रहेगा तो फिर मोक्ष कैसे होगा। फिर तो आप रूढ़ी थोड़ी के मुताबिक बार बार उसी में आप आते रहोगे, उसी में जन्म लेते रहोगे। मैं इस स्टोरी से अग्री करूं या नहीं करूं, लेकिन ये एक बिल्कुल इसी चक्र में घूमते रहोगे आप। तो वो बेसिकली थ्योरी यही है कि आप अगर इन दुनियाई चीज में और आज के इस कॉमर्शियल युग में अगर आपने मॉरल वैल्यू छोड़ दी। अब आप देखिए, अभी 2-4 दिन पहले आपने अखबार में 3 दिन पहले पढ़ा होगा, एक IRS लेडी, यंग लेडी, शी कमिटेड सुसाइड, और उसका हस्बैंड IAS। मतलब क्या कमी होगी उसके पास। तो दुनिया के लिहाज से उन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया, हाईएस्ट पोस्ट। IAS से ऊपर तो कोई पोस्ट ही नहीं है। IRS भी बहुत अच्छी पोस्ट है, पैसे की कमी नहीं, गाड़ी बंगले, काम करने वाले 10-10, 20-20 आदमी, सब जगह सैल्यूट, सब कुछ है ना। वहां कमी क्या थी, मॉरल्स की, मॉरल वैल्यूज की कमी थी। शिक्षा ले ली, आप हाईएस्ट पोस्ट ले ली, लेकिन आपको यह पता नहीं कि उसका मुझे करना क्या है, मेरा गोल क्या है। क्या गोल मेरा IAS बनना ही है, या पैसा कमाना मेरा गोल है, क्या वकील बनना ही मेरा गोल है। अगर ये गोल है, ये तो दुनिया में आपकी आजीविका चलाने का साधन मात्र है। कोई वकील, हम साथ पढ़ते थे, कोई वकील बन गया, कोई जज बन गया, कोई टीचर बन गया, कोई पुलिस ऑफिसर बन गया। ये तो आप सब पेट पाल रहे हैं अपना। इसमें किसी प्रकार की न तो ईगो है, न छोटा है, न कोई बड़ा है। आपका गोल क्या होना चाहिए। गोल आप तभी निर्धारित कर पाओगे जब आप मॉरल वैल्यू सीखेंगे। मैं तो उसको जीरो समझता हूं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो आप, जिसको लेकर दुनिया डर रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो रोबोट आ गया तो दुनिया पता नहीं क्या होगा, वो कौन सा सिग्नल ले लेगा, किस दिन जो है अमेरिका के, रशिया के परमाणु बम का बटन से दबा दिया तो दुनिया तबाह हो जाएगी। डर रहे हैं सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रोको। मैं तो कह रहा हूं कि आज ये दिस इज अनफॉर्चुनेट कि मेरे सामने सब बैठे हैं, वो अगर 100% नहीं तो 80% तो कम से कम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही हो चुके हैं। सुबह से लेकर रात तक पढ़ना, रटना, अगर इसी में चढ़ोगे तो फिर आपको फिर यही होगा। रोज देख रहे हैं, मतलब सब कुछ पाने के बाद में भी अगर सुसाइड कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसने जिंदगी का मतलब ही समझा। वो ये जानता है कि जिंदगी क्या है, सितारों से आगे भी जहां और है, हम तो उसकी बात कर रहे हैं। शायद वहां तक पहुंच गए कि सितारों से भी आगे जिंदगी है। हम तो इस दुनिया को नहीं समझ पाए, हमारी पृथ्वी को, इस गोले को नहीं समझ पाए कि ये कैसा है। तो फिर आत्मज्ञान, आप अपनी ओर लौटिए। सारी हिंदू माइथोलॉजी, सारे रिलीजियस ग्रंथ, बुद्धिज्म तो ईश्वर की बात ही नहीं करता। वो तो कहता ही है कि आप अपने आप को जान जाइए, ईश्वर आपके अंदर निवास करता है। तो आप खुद को जानोगे, खुद को पहचानोगे, तो उसमें आपको मॉरल वैल्यूज मिलेगी कि यस मुझे क्या अच्छा लगता है, ऐसा ही मैं व्यवहार करूं वो आपको अच्छा लगेगा। और वो कहां से सीखोगे आप, या तो बुजुर्गों से सीखोगे, बड़ों से सीखोगे, या लिटरेचर से सीखोगे, या आपका सबसे बढ़िया आज जहां जिस स्टेज पे आप हो, जिस इंस्टीट्यूट में सीखोगे आप। और मैं बहुत ज्यादा संजय जी से वाकिफ रूबरू होके नहीं हूं, लेकिन वैसे मैं बहुत कुछ जानता हूं उनके बारे में। ये जितना अच्छा मोटिवेट करते हैं,
जितना अच्छे स्पीकर हैं, जितना अच्छे मॉरल वैल्यूज को इम्बाइब करते हैं, मेरे ख्याल से यू हैव वेरी गुड चांस। और अगर कोई एक चीज, मॉरल चीज आपने दिल में संभाली और उसको आपने मोटो बना लिया, तो हो सकता है उसी से आपकी लाइफ जो है वो सफल हो जाएगी। आपने बुलाया, मौका दिया। और एक बात मैं और कहना चाह रहा हूँ कि बच्चे यहाँ ज़्यादा हैं साहब, यानी साहब हमने भी एक शुरू किया, बच्चों की एक लड़कियों की स्क्वाड बनाई है, वो अब चलती आपके यहाँ भी आती हूँ गर्ल्स कॉलेज के सामने। तो आपको उसके बारे में कोई जानकारियाँ लेनी हो, हमने यहाँ गरिमा, महिला गरिमा भी चलाई, शुरू करिए। 1090 नंबर है उसका, 1090। आपको कोई प्रॉब्लम ऐसी महसूस हो रही है, पर्सनल प्रॉब्लम, कोई लड़का परेशान करता है, कोई फैकल्टीज में से कोई ऐसी बात है, या कहीं आसपास में कहीं से बात है, तो 1090 पे आप कॉल करके बता सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि आपके पास में विद इन 5 मिनट आपके पास हेल्प पहुंच जाएगी। और इसके बारे में और आपको जानता हो, महिला गरिमा हमारी डेस्क चलती है, जिसमें हमने लेडी सब इंस्पेक्टर लगा रखा है पूरा, और वो सारा सिर्फ लड़कियों का ध्यान रखती है। लेडी पेट्रोल हमने स्कूटी पे शुरू कर रखी, जुलू कहते हैं उनको, जुलू। तो वो सब जगह घूमती है वैसे तो, लेकिन स्पेसिफिक आपको और जानकारी चाहिए तो आपके हम भी भेज देंगे, तो आपकी गर्ल्स को जानकारी देने के लिए कि भाई आपको कोई प्रॉब्लम है तो किस समय आप कैसा, पहले शुरू किया था वो बंद हो गया, मैं शायद अब दोबारा शुरू कराएंगे। ऐसा ऐप भी हम वो शुरू करने जा रहे हैं, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कुछ नहीं, वो बटन दबाएंगे तो भी हमारे पैनिक बटन वहाँ आ जाएगा। तो गर्ल्स की सुरक्षा जो है वो, आप गर्ल्स का एजुकेशन का आपकी प्रायोरिटी है, और हमारी प्रायोरिटी गर्ल्स की सिक्योरिटी है। आपने बुलाया, मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।